नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 21 जनवरी 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओबीसी कोटा इन नीट को अपहेल्ड किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्पीच है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, सेंटर डेप्यूटेशन ऑफ IAS ऑफिसेस रीजनली काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। कल भी इसके बारे में हम डिस्कस किए थे, आज कुछ डाटा के साथ हम डिस्कस करेंगे। फिर आसाम और मेघालय के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट था वो सॉल्व होने वाला है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट या फिर केरल प्रोजेक्ट के बारे में एक न्यूज़ है। केरला हाईकोर्ट ने केरला स्टेट गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछा है, इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो 5 न्यूज़ हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स ओबीसी कोटा इन नीट। सबसे पहले नीट एग्जामिनेशन के बारे में, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये बेसिकली मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जितने मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उधर एडमिशन मिलने के लिए बच्चों को नीट एग्जामिनेशन देना पड़ता है। 2 तरह का नीट एग्जामिनेशन है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है नीट यूजी, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है नीट पीजी। मेरा कहने का मतलब है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जाना है तब भी नीट पीजी एग्जामिनेशन देना है। आप देखिए, पार्लियामेंट ने 2006 में एक एक्ट पास किया था, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। इस एक्ट के थ्रू 15% रिजर्वेशन एनेबल किया था शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एंड 27% फॉर द ओबीसी कैटेगरी। तो ये जो एक्ट के ऊपर भी एक चैलेंज गया था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था। उस केस का नाम है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस बेंच की जजमेंट के थ्रू इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। मतलब सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 15% रिजर्वेशन एससी के लिए मिलेगा, 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मिलेगा एंड 27% रिजर्वेशन ओबीसी को भी मिलेगा। इतना क्लियर? आप देखिए, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब उसमें मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी आएगा। तो सेंटर ने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन एनेबल किया था। आप देखिए, आपको पता है पहले तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के ऊपर एक चैलेंज गया था, पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी रहेगा करके। बस सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा था, आपने ये जो 8 लाख का इनकम लिमिट रखा है वो कैसे रखा, उसके ऊपर अब डिसीजन हो गया। अब वो छोड़िए, अब ओबीसी रिजर्वेशन जो 27% है उसके ऊपर भी चैलेंज गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी अपना जजमेंट दिया है। बेसिकली इस जजमेंट के थ्रू रिजर्वेशन के बारे में कुछ वैलिड पॉइंट्स बताया है सुप्रीम कोर्ट जजेस DY चंद्रचूड़ एंड AS बोपन्ना साहब ने। देखिए, जितने भी पॉइंट्स ये बोल रहे हो ना, ये आपके मेंस की पर्सपेक्टिव में वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजर्वेशन से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा तो ये सारे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। देखिए इधर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, रिजर्वेशन एंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट बैकवर्ड क्लासेस आर इक्वली एबल टू बेनिफिट फ्रॉम सच अपॉर्चुनिटीज। इधर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जा रहा है। वैसे हमारा आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों, स्टेट को किसी भी सिटीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिलीजन के ऊपर हो, सेक्स के ऊपर हो, बर्थ के ऊपर हो, क्लास के ऊपर हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। तब आप ये सोचोगे तब ये रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, ये भी तो एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? पर देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी मतलब इट इज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ दैट इज कंसर्न विद इक्विटेबल आउटकम्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। कहने का मतलब ये है, अगर आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो इक्वालिटी एंजॉय करने का सिचुएशन में होनी चाहिए सारे सिटीजन्स। अगर सारे सिटीजन्स इक्वल नहीं है तब आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने से फायदा क्या है? कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक फॉरवर्ड क्लास फैमिली का बच्चा और एक बैकवर्ड क्लास फैमिली का बच्चा, दोनों के कंडीशन सेम नहीं है, दोनों का लेवल सेम नहीं है। तब आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेंटेन करोगे तो दोनों एक जैसे एक्सेस नहीं कर पाएगा उसे। देखिए दोस्तों, इधर क्या बताया जा रहा है, फॉरवर्ड क्लास बच्चों के पास कुछ एडवांटेजेस है। उन्हें क्वालिटी स्कूलिंग मिल जाता है, एक्सेस टू ट्यूटोरियल्स मिल जाता है, अच्छे कोचिंग सेंटर्स मिल जाता है एंड इनकी जो सोशल नेटवर्क्स एंड कल्चरल कैपिटल भी अच्छा है। कहने का मतलब ये है, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेंट, बुक्स, एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स ये सब एकदम सही रहता है। मैक्सिमम तो उन्हें इनके फैमिली से मिल जाता है। मतलब एक फैमिली में पैदा होने से ऑटोमेटिकली दे आर ट्रेन अनकॉन्शियसली, बिना कुछ किए ही उनकी एक्सेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके पास बुक्स, एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स ये सब ऑटोमेटिकली मिल जाता है। पर यह बात नहीं एक बैकवर्ड क्लास के साथ, तो आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। तो ये एक जस्टिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का।
और क्या बताया जा रहा है, दिस वर्क्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोशल बैकवर्ड क्लासेस हु आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। देखिए सोशल बैकवर्ड क्लासेस के जो बच्चे हैं दे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए जो फॉरवर्ड क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स नहीं है, उनके ऊपर 2-3 जनरेशन जो है वो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, तो ऑटोमेटिकली इनको भी थोड़ा बहुत इनकी क्वालिटी मिल जाएगा। पर सोशली बैकवर्ड क्लासेस का केस अगर आप देखोगे, पुराने जमाने में उनका कंडीशन काफी खराब था, ये बात आपको पता है। तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, दे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। 2-3 जनरेशन के बाद इनकी जो बच्चे हैं वो इक्वल हो सकते हैं, पर अभी के लिए वो इक्वल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इधर एग्जामिनेशंस के बारे में बात किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है एग्जामिनेशन तो कंडक्ट कराना ही कराना है, वो सबसे कन्वीनियंट मेथड है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पर ये जो मार्क्स है ना, दैट मे नॉट ऑलवेज बी द बेस्ट गेज ऑफ इंडिविजुअल मेरिट। आप मार्क्स देखने से किसी का इंडिविजुअल मेरिट असेस नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये दोस्तों, एक बच्चे का लेवल इधर है, एक बच्चे का लेवल इधर है, और मान लीजिए ये है फॉरवर्ड कास्ट और ये है बैकवर्ड कास्ट, और 100 में से 80 मार्क लाया फॉरवर्ड कास्ट के बच्चे ने, और बैकवर्ड क्लास के बच्चे ने इधर से पढ़ाई करके 80 मार्क्स लाया। ये जो गेज में मेजर कर रहा हूं ना दोस्तों, ये वाला, ये बेसिकली उनके फैमिली कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, कल्चरल कंडीशंस वगैरह है, ठीक है। तो ये दोनों आप इक्वलाइज नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। तो कुल मिला के आप समझ गए ना दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देने का, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। और ये जो रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। वैसे ऑल इंडिया कोटा है 15% एंड स्टेट गवर्नमेंट का कोटा है 85%। ये 15% में जो रिजर्वेशन है वही सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, राइट। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन, एजुकेशन, जुडिशरी, रिजर्वेशन, एंड पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में ये न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है फोकस ऑन राइट्स मेड इंडिया वीक सेज प्राइम मिनिस्टर। देखिए छोटा सा न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस में एक स्पीच दिया है, उसमें इन्होंने एक वैलिड पॉइंट बोला है। इन्होंने बोला हमारी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में हमेशा हम राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है एंड राइट्स के लिए बहुत फाइट भी किया है, जिस वजह से हमारा देश उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना होना चाहिए था। देखिए इन्होंने बोला है हमारी कल्चर, सिविलाइजेशन, वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी ये सब प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, पर इसके साथ साथ हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ भी अपनाना ज़रूरी है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ में हम राइट्स के बारे में बात करेंगे और राइट्स के लिए फाइट करेंगे, हर एक गवर्नमेंट पॉलिसी को अपोज करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए प्राइम मिनिस्टर का ये जो स्पीच है उसमें एक पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड तब आएगा जब आप दूसरे कंट्री से कंपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल चाइना से अगर आप कंपेयर करोगे, आप सबको पता है चाइना में एक टाइप का ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो डिसाइड करते हैं वही उधर होता है। तो गवर्नमेंट को कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो लोगों की वेलफेयर के लिए हो या ना हो, देश के डेवलपमेंट के लिए हो चाहे ना हो, पर चीजें हो तो रहा है, इंप्लीमेंट तो हो रहा है। देखिए इंप्लीमेंट होने के बाद पता चलता है वो अच्छा था या नहीं था, अगर नहीं भी था कुछ करेक्शंस करके उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश भी वो करते हैं। पर हमारे देश में क्या होता है, चीजें इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट चाहे लोगों के वेलफेयर के लिए या फिर देश के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ करने का सोच भी रहे हो ना, वो करने नहीं देते हैं। तो देखिए इधर हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या कोई रीजनल पार्टी की सरकार हो। एक स्टेबल गवर्नमेंट होने से कम डिसीजंस का इंप्लीमेंटेशन होगा, गवर्नमेंट जो चाहेंगे वो कम से कम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए इंप्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगा ना उसे हमें कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ। इस तरह हमारी पार्लियामेंट में एक एक लॉ पास करने में इतना कैओस होता है, कुछ लॉस तो पास ही नहीं हो पाते, लॉ पास होने के बाद भी वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। इस तरह होने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमेशा हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के पीछे पड़े रहोगे तो कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे थे वैसे रहने से नहीं चलेगा ना, हमें जैसे जैसे साल आगे बढ़ते हैं हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटी सब अपनाना पड़ेगा, सबके साथ चलना पड़ेगा। तो ये है इसका पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड क्या है दोस्तों, देखिए इस तरह भी काम नहीं चलेगा, हमारा एक डेमोक्रेटिक नेशन है। तो मेरा कहना यह है कि एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। वो बैलेंस कितना सही तरह मेंटेन हो रहा है वो डिसाइड करता है गवर्नमेंट कितना सक्सेसफुल है नहीं है। मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमेशा सिटीजन्स क्या चाहता है ये भी समझना पड़ेगा, तो उस हिसाब से लॉस को फ्रेम करना पड़ेगा। मतलब जब तक वो बैलेंस मेंटेन देंगे तब तक चीजें अच्छा चलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है अगले 25 साल तक
मतलब जब तक हम हमारे 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 2047 में सेलिब्रेट करेंगे, तब तक हमें हमारी रेजोल्यूशंस को फुलफिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए एटमोस्ट हार्ड वर्क, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस एंड तपस्या की जरूरत है। यही वो टाइम है जब हम वो हर चीज वापस लेके आएंगे जो हम 100 ईयर्स ऑफ स्लेवरी से खो गए थे। अगला न्यूज़ है क्वेश्चंस टू केरला गवर्नमेंट ऑन सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। सबसे पहले सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इसे के रेल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसके बारे में 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है। एक में बेसिक डिटेल्स बताया हुआ है, दूसरे में इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज है उसके बारे में बताया हुआ है। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वैसे बेसिक डिटेल्स में इधर ही प्रोवाइड कर देता हूँ। ये बेसिकली एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो केरला के नॉर्थर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कासरगोड से शुरू होगा, केरला के सथेन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट तिरुवनंतपुरम तक होगा। तिरुवनंतपुरम केरला का स्टेट कैपिटल भी है एज यू नो। इसका पूरा डिस्टेंस होगा 529 किलोमीटर्स। केरला में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें से 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से ये रेलवे लाइन पास होगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन होगा 200 किलोमीटर पर आवर। राइट, आप देखिए इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज है। इसके लिए आपको सबसे पहले केरला का ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। आप सबको पता ही होगा कि केरला का ईस्टर्न साइड में मैक्सिमम एरिया वेस्टर्न घाट्स कवर करते हैं एंड वेस्टर्न साइड में ऑब्वियसली अरेबियन सी है। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में थोड़ा बहुत प्लेन एरिया जो बचा है ये डेंसली पॉपुलेटेड है। केरला की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कहीं ज़्यादा है, आप सर्च करके देखिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इश्यू क्या है, जब इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करोगे, उसके लिए कई सारा लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। अब कई सारे लोगों का घर है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है इस एरिया में। अब इन सब एरियाज को गवर्नमेंट को एक्वायर करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस ये बात है, लोगों से प्रोटेस्ट तो होगा ही, क्योंकि लोग जहां बचपन से रह रहा है, लोगों की जहां एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो सब सरकार को देना पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, इसकी फिनेंशियल फीसिबिलिटी भी इतना अच्छा नहीं है। एक तो दोस्तों केरला स्टेट गवर्नमेंट का डेप्ट ऑलरेडी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, हमारे देश में कई सारे स्टेट्स का हाल ये है, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था, ऑलरेडी डेप्ट में है। ऊपर से इस प्रोजेक्ट का पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा 57,000 करोड़ रुपीस। आप देखिए ये प्रोजेक्ट अगर इंप्लीमेंट हो भी गया तो इसे उतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा जितना ये जो इन्वेस्टमेंट किया ना उतना वसूल कर पाए। ठीक है, वैसे केरला स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं कर रहा है, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, बिटवीन इंडियन रेलवेज एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। राइट, आप देखिए दोस्तों, ऊपर से ऑपोजिशन का कहना ये ऑलरेडी इंडियन रेलवेज का रेलवे लाइन है कासरगोड से लेकर त्रिवांद्र तक, ऊपर से वो डबल लाइन भी है, मतलब 2 वे ट्रैफिक है। अब इस तरह एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट चलाने की क्या जरूरत है, इतने सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, ऊपर से इससे ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ऑपोजिशन का कहना है। अब आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम वापस न्यूज पर आते हैं। न्यूज क्या आया था, क्वेश्चंस टू केरला गवर्नमेंट ऑन सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। देखिए इस न्यूज के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए ऑलरेडी ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है इसको एक नेशनल लेवल अटेंशन मिल चुका है। अब तो केरला हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ये केस जो ये चलता रहेगा, क्योंकि कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, खासकर वो लोग जिनको लैंड देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है वो केरला हाई कोर्ट के पास बात सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, तो ये इशू चलता रहेगा। मेरा काम बस ये है आपको अपडेट करना। वैसे इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं अब क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन से पहले कोई भी एक एंटिटी को एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। अब केरला स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कराने से पहले ही एक प्रिलिमिनरी सर्वे कंडक्ट कराया अंडर द केरला सर्वे एंड बाउंड्रीज एक्ट। अब देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन फीसिबल है नहीं, ये सब देखने के बाद एक्चुअली सर्वे कंडक्ट कराना था। पर केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो सर्वे है ऑलरेडी शुरू किया। अब वो लोगों के पास ये पहुंच गया जिनको लैंड देना है गवर्नमेंट को। अब लोग नाराज हुए, इसलिए लोग केरला हाईकोर्ट पहुंच गए थे। इस तरह इन्होंने सर्वे कैसे कंडक्ट करा रहे करके। तो हाईकोर्ट केरला से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने ऐसे कैसे पहले सर्वे कंडक्ट कराया यार, आपने तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट नहीं किया, ऊपर से आपका जो ज्वाइंट पार्टी है इंडियन रेलवेज, उन्होंने भी हाँ नहीं बोला है। जब इंडियन रेलवेज से केरला हाईकोर्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आपका स्टेटस क्या है, उन्होंने बोला केरला गवर्नमेंट तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको भेजा है, हम उसको पूरा एग्जामिन कर रहे हैं, हम 100% एग्जामिनेशन करने के बाद हमारा फाइनल डिसीजन बोलेंगे। और केरला स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उससे पहले ही सर्वे शुरू किया।
इतनी जल्दी क्या है भाई, ये पूछा केरला हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए दोस्तों, मैं बस एक इंटरिम न्यूज आपको बता दिया, ये फाइनल नहीं है, इसके बाद और कई सारे न्यूज आएगा। बस अब आप अभी के लिए यही समझिए, केरला हाईकोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला को क्वेश्चन किया है इसके बारे में, ठीक है। तो कुल मिला के आप समझ गए ना दोस्तों, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसके ऊपर पूरा स्क्रूटनी होता है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सैंक्शन आता है, वो सैंक्शन मिलने के बाद ही इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन शुरू करना है। पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने क्या किया, वो प्रोसीजर्स ऑलरेडी शुरू किया, जिससे लोग हुए नाराज। तो लोग पहुंच गए केरला हाईकोर्ट। तो केरला हाईकोर्ट ने अभी के लिए स्टे दिया है, स्टे ऑन कंडक्टिंग सर्वे ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ पिटिशनर्स अंटिल नेक्स्ट हियरिंग। नेक्स्ट हियरिंग तक कोई सर्वे प्रोसीजर नहीं करना है, इसके ऊपर स्टे दिया है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक एक्ट के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। वो है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसे RFCT LARR एक्ट 2013 भी बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट का एक एक्ट है दैट रेगुलेट्स लैंड एक्विजिशन। देखिए, जब भी कोई नेशनल पर्पस के लिए या फिर स्टेट पर्पस के लिए लोगों से लैंड एक्वायर करते हैं तो उन्हें पैसे तो देना पड़ेगा ना। तो उनकी राइट्स इंश्योर करने के लिए एक लॉ है RFCT LARR। देखिए, इट रेगुलेट्स लैंड एक्विजिशन एंड लेज डाउन द प्रोसीजर। इसके अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है एंड रूल्स भी लिखा हुआ है फॉर ग्रांटिंग कॉम्पनसेशन। कितना कॉम्पनसेशन देना चाहिए, एक एक लैंड का कितना कॉम्पनसेशन देना चाहिए उनको उधर से रिहैबिलिटेट करने के लिए। मतलब देखिए, उनका घर भी होगा उधर, तो उन्हें दूसरे जगह में घर भी तो बनवाना पड़ेगा, उसके लिए भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो कितना देना चाहिए, उन्हें रीसेटलमेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में सारे प्रोसीजर्स एंड रूल्स मिलेगा आपको RFCT LARR 2013 में। ठीक है, तो ये बेसिकली लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 जो ब्रिटिशर्स के टाइम का रूल था उसे रिप्लेस किया है। ठीक है, देखिए इस एक्ट में सारे प्रोविजंस है टू प्रोवाइड फेयर कॉम्पनसेशन to those whose land is taken away, brings transparency to the process of acquisition of land, to set up factories or buildings, infrastructural projects and assures rehabilitation of those affected। Basically इस लॉ में सब कुछ लिखा हुआ है। एक तो फेयर कॉम्पनसेशन मिलेगा एंड पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होगी एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट के बारे में भी इधर बताया हुआ है। मतलब सब कुछ एकदम फेयर तरीके से होगा, वो इस एक्ट में इंश्योर किया है। तो जब भी कोई लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड आप पढ़ते हो तो RFCT LARR के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन एंड पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है आसाम मेघालय CMs मीट अमित शाह ऑन बाउंड्री इश्यूज। देखिए, आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिला है, उन्हें यह बताने के लिए दोनों स्टेट्स के बीच में जो डिकेड्स ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट था वो अब सॉल्व होने वाला है। दोनों स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट पर पहुंचा है। वैसे आसाम और मेघालय के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है वो 5 दशक पुराने हैं, राइट। तो लास्ट ईयर अगस्त में दोनों स्टेट्स ने मिलकर 3 कमिटीज फॉर्म किए थे एंड दोनों चीफ मिनिस्टर्स के बीच में 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स भी हुए थे। तो अब जाके फेस्ड मैनर में ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व होगा। पहला फेज में कुछ एरियाज के ऊपर बात होगा, फिर सेकंड फेज में दूसरे जो बचाव एरियाज है उनके बारे में बात होगा। ठीक है, तो अभी के लिए कमिटीज ने कुछ रिकमेंड किया है। टोटल 36.79 स्क्वायर किलोमीटर्स के बारे में बात होगा। इस 36.79 किलोमीटर्स ऑफ द टोटल डिस्प्यूटेड एरिया में आसाम को 18.51 स्क्वायर किलोमीटर दिया जाएगा, मेघालय को 18.28 स्क्वायर किलोमीटर दिया जाएगा, मतलब आधा आधा करके। ठीक है, एक अमिकेबल सेटलमेंट है दोनों के बीच में। आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट में कौन कौन सा एरियाज इंपॉर्टेंट है। अपर तराबरी, हाहिम, गाजांग रिजर्व फॉरेस्ट, लांगपी, माटामूर, बोदवार, बोकलापारा, नोंगवा, खानापारा, पिलांकाटा, देसदे मुरिया ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, खांडुली एंड रेटाचरा। देखिए, ये सारे जगहों का नाम कम से कम ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे नॉर्थ ईस्ट में आसाम के साथ मैक्सिमम स्टेट्स का कुछ ना कुछ बॉर्डर इश्यूज है, आप हर दिन न्यूज़ में पढ़ते होंगे। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से कोई भी एरिया दे देगा और पूछेगा कौन कौन से स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट से रिलेटेड एरिया है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए, आप सबको पता ही होगा आसाम से मेघालय कार्व्ड आउट किए थे 1972 में एज ए सेपरेट स्टेट एंड इट हैड चैलेंज्ड द आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। तो मेघालय ने आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 को चैलेंज किया था, तो तब से लेके ये डिस्प्यूट चला था दोनों के बीच में। वैसे आसाम एंड मेघालय के बीच में जो बॉर्डर एरिया है दैट इज 884.9 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट है आपसे बताने के लिए, आसाम ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में
जो बाकी 6 सिस्टर स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ये बात आपको पता होगा। और एक बार बता देता हूं, आसाम ऐसा एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जो 6 सिस्टर स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है। आपसे मेरा एक सवाल है, कौन से स्टेट के साथ आसाम का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए इन दोनों के बीच में मेजर डिसएग्रीमेंट क्या थे, मेजर पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या क्या थे। एक तो दोस्तों देखिए, लांगपी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट गारो हिल्स विच बॉर्डर्स द आसाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कामरूप इज ए मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसाम एंड मेघालय। तो सबसे बड़ा इशू ये था लांगपी, ये वेस्ट गारो हिल्स में है। एंड ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर लांगपी कामरूप डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट था, बेसिकली आसाम का पार्ट था। बट इंडिपेंडेंस के बाद इट बिकेम पार्ट ऑफ द गारो हिल्स एंड मेघालय। तो ये एक इश्यू हो गया आसाम के लिए। एंड आसाम बिलीव्स इट टू बी अ पार्ट ऑफ द आसाम मिकिर हिल्स। तो आसाम मिकिर हिल्स का पार्ट है बोल के आसाम बोलता है कौन सा, लांगपी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पर ये मेघालय के पास है। एंड ब्लॉक्स 1 and 2 ऑफ मिकिर हिल्स नाउ नोन एज कार्बी आंगलोंग रीजन हैव बीन चैलेंज्ड बाय द मेघालय एज बीइंग पार्ट ऑफ आसाम। और देखिए जो कार्बी आंगलोंग रीजन है ये अभी आसाम के पास है, ये मेघालय बोला है अपना है। मेघालय के हिसाब से ये यूनाइटेड खासी एंड जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स का पार्ट था पहले, ठीक है। तो ये सब है मेजर पॉइंट्स आसाम मेघालय डिस्प्यूट के बारे में। आप देखिए आपसे मेरा एक सवाल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल डैश प्रोवाइडेड दैट interstate council may be established if at any time it appears to be the president that the public interest would be saved by the establishment of a council। तो दो स्टेट्स के बीच में जब डिस्प्यूट्स होता है तब एक इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश हो सकता है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये भी सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा इश्यू। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है फॉल इन डेप्यूटेशंस टू सेंटर इन 2021। देखिए इस न्यूज़ का बैकग्राउंड कल हर्षित सर ने आपको समझाया था डेली न्यूज़ के थ्रू, और एक वीडियो भी अवेलेबल है चैनल में, चाहे तो आप वो भी देख सकते हो। वैसे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए बात हो रही है रूल 6 क्लॉज 1 ऑफ द IAS कैडर रूल्स 1954 का, जो सेंट्रल डेप्यूटेशन इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में कहता है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट इस रूल को अमेंड करने का एक प्रपोजल लेके आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, राइट। आप देखिए दोस्तों, आप सबको पता है हर एक IAS ऑफिसर का स्टेट कैडर अलोकेट होता है। एक एक स्टेट में उन्हें सर्विस करना पड़ता है, कभी कभी गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, नहीं तो फिर केरला, मतलब जिस कैडर में वो अलोकेट होता है उसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर उन्हें काम करना होता है, राइट। अब ऑब्वियस ही बात है उस स्टेट गवर्नमेंट को उन्हें सैलरी भी देना होगा, उनके कंसोलिडेटेड फंड से उनका सैलरी देते हैं, उनको जितने फैसिलिटीज है, रेजिडेंट्स है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। तब ऑब्वियस ही बात है उन IAS ऑफिसर का जो कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। पर देखिए हमेशा उसी स्टेट में उनका पोस्टिंग होगा, ठीक है। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट से निकाल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया, या फिर दूसरा कोई पोर्टफोलियो दे दिया, ये भी हो सकता है, पर उसी स्टेट के अंदर हमेशा पोस्टिंग होगा। पर देखिए बात ये है दोस्तों, एक सेंट्रल डिप्यूटेशन रिजर्व करके होता है, ठीक है। ये नॉर्मली 40% रखते हैं, ये वो रिजर्व है, मतलब स्टेट से 40% स्ट्रेंथ जो है वो सेंटर के लिए हमेशा रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड मतलब सेंटर चाहे तो कुछ स्पेशल सर्विसेज के लिए स्टेट कैडर से IAS ऑफिसर बुला सकते हैं डिप्यूटेशन में। देखिए कब बुलाते हैं, जब कोई डिसास्टर हो गया, उन डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए बुला सकते हैं, या फिर सेंटर का कोई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आ गया, उस प्रोजेक्ट को हेड करने के लिए वो कभी कभी स्टेट कैडर से IAS ऑफिसर्स को बुलाते हैं, समझ गए। तो इसका मैक्सिमम है 40%। तो एक एक स्टेट कैडर का जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, उसमें सेंट्रल डिप्यूटेशन रिजर्व भी इंक्लूडेड है, समझ गए। पर देखिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना, रूल 6 क्लॉज 1 ऑफ द IAS कैडर रूल्स 1954 ये कहता है सेंटर को अगर डिप्यूटेशन में कोई IAS ऑफिसर को स्टेट से बुलाना है तो स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। पर कभी कभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट देते नहीं है, खास करके वो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंटर के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं करते, खास करके वो स्टेट गवर्नमेंट्स जिनमें ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग में है। हाँ दोस्तों आप सही सोच रहे हो, मैं वही एग्जाम्पल बोल रहा हूं आलापन बंद्योपाध्याय IAS का, जो वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी थे। जब सेंटर ने उन्हें डिप्यूटेशन में बुलाया था तो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने उन्हें छोड़ा नहीं था। तो तब से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वेट कर रहा था इस रूल को अमेंड करने का। तो अब ये प्रपोजल लेके आया भी है। तो ये था बैकग्राउंड। आप कुछ डाटा चेक करते दोस्तों। देखिए आज का द हिंदू में ये डाटा आया है, Only 10% mid-level IAS officers were posted in the union government in 2021। देखिए 2014 में करीब 19% IAS officers डिप्यूटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टर थे, पर 2021 में वो केवल 10% हो गया, इतना डिक्रीज। आप देखिए पोस्टिंग तो ज्यादा हो गया है,
2014 में केवल 621 थे, उसमें से 19% गए थे सेंटर में, पर 2021 में डबल है, 1130 पोस्टिंग हुए हैं, उसमें से केवल 10% पहुंचा है कहां पे, सेंटर में, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल विद डीओपीटी, नंबर ऑफ सेंट्रल डिप्यूटेशन रिजर्व ऑफ आईएएस ऑफिसर्स हैज गॉन डाउन फ्रॉम 309 इन 2011 टू 223। समझ रहे हो आप, 309 2011 में सेंट्रल डिप्यूटेशन रिजर्व में भेजे थे एंड वो भी डाउन हो गया 223 तक। मतलब ये जो नंबर है काफी डिक्रीज हुआ है। और देखिए सेंट्रल डिप्यूटेशन रिजर्व का जो यूटिलाइजेशन है वो भी कम हुआ है। 2011 में 25% यूटिलाइज किए थे सेंटर ने, और 2021 में केवल 18% किया। और बात यह है दोस्तों, डिप्यूटी सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स है उनका नंबर इंक्रीज हुआ है। अगर आप 2014 से 2021 तक देखोगे, 2014 में 621 था और 2021 में 1130 हो गया। इसके बावजूद नंबर ऑफ सच ऑफिसर्स ऑन सेंट्रल डिप्यूटेशन डिक्रीज हुआ है, 117 था वो 114 हो गया। तो इन सब से आपको क्या पता चल रहा है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्यूटेशन में ऑफिसर्स को नहीं बुला रहा है, पर स्टेट गवर्नमेंट छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि रूल 6(1) ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स 1954 ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्यूटेशन में ऑफिसर्स को नहीं बुला सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा कोई ना कोई इमरजेंसी कोड करके ऑफिसर्स को छोड़ नहीं रहा होगा, बोलेगा हमारे इधर बहुत काम है, अब हम भेज नहीं सकते। और लास्ट ईयर जब वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी का इशू हुआ तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ये सोच ही लिया, अब ये रूल को अमन कर देते हैं। कम से कम रूल अमन करने का पावर तो हमारे पास है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, तो प्रपोज्ड अमेंडमेंट में क्या बताया जा रहा है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न वाली पॉइंट है ना उसको निकाल दिया जा रहा है। मतलब अगर यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी आईएएस, आईपीएस या आईएफओएस ऑफिसर की सर्विस चाहिए जो एक स्टेट में पोस्टेड है, तो स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न के बिना वो उन्हें डिप्यूटेशन में बुला सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैसेज मिलने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट ने टाइम पे उन्हें नहीं छोड़ा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप उस ऑफिसर को रिलीव करवाएंगे उनके कैडर से। ये सब प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स में लिखा हुआ है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया जा रहा है। तो ऑलरेडी ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है, अब आगे पता चलेगा क्या क्या डेवलपमेंट्स होगा। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 ऑल इंडिया सर्विसेज में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।